अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर NRO मांगने का इल्जाम लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने इमरान खान को कोई पेशकश नहीं की, अलबत्ता वो एस्टेब्लिशमेंट से NRO लेना चाहते हैं। वो कह चुके हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए भी तैयार हैं। उनका यह भी कहना था कि बानी PTI को किसने ऑफर की, आज तक वो नाम तो बता नहीं सके, अलबत्ता हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ऑफर नहीं की गई। डील, रिहाई या केसेस खत्म करने की कोई बात नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने यह दावा किया था कि इमरान खान को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है, जबकि जुनैद अकबर का यह कहना था कि बानी PTI चाहें तो बाहर आ सकते हैं और यह उनके हाथ में है, लेकिन हम चाहते हैं कि इदारों और हमारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का यह कहना है कि वो मुल्कगीर तहरीक शुरू करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। उनका यह कहना था कि सूबाई सदर जुनैद अकबर अच्छे काम कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाना एक अच्छा फैसला था, इस फैसले से पार्टी ज्यादा मुतहरिक हुई है। मखसूस और महदूद एजेंडे पे जिसका ताल्लुक आइन की बहाली, इंसानी हुकूक की बहाली से है, उस हवाले से हम हर एक से मिल रहे हैं। अभी मैं वापस इस्लामाबाद जाऊंगा, एक वहाँ आज शायद काकान अब्बासी साहब की रिहाइश का पे एक मीटिंग है। कल हम कराची जा रहे हैं, वहाँ कराची और सिंध की जमातों से हमारी मुलाकातें होंगी। इसी तरह आप देखेंगे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो दीगर जमातें हैं उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इकट्ठे खड़े होंगे और आप देखेंगे एक मुल्कगीर तहरीक बहुत जल्द वजूद में आएगी। कल मेरी बहुत अच्छी मीटिंग हुई जुनैद अकबर साहब के साथ, आतिफ खान साहब के साथ, शेर अली के साथ, और उनका जो जहन है बहुत वाज़ेह है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे बढ़ना है आगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और इस मुल्क में तमाम जो हमारे असीरान हैं जो नाहक पाबंद सलासिल हैं उनके लिए हमें आगे कैसे बढ़ना है। दूसरी तरफ इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए 12 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को दी गई थी। ताहम 4 बजे वक्त खत्म होने पर मुलाकात के लिए आए PTI रहनुमाओं को फिर से इजाजत नहीं मिल सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेर अफजल मरवत की जानिब से भी दावा किया गया है कि इमरान खान ने उन्हें जेल में मुलाकात के लिए बुलाया है। PTI ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर चुकी है। अब बड़ा चैलेंज पार्टी के लिए अंदरूनी मामलात हैं और ये जो आवाजें पार्टी के अंदर से आ रही हैं, और फिर क्या ईद के बाद कोई अवामी तहरीक चलाने की पोजीशन में पार्टी है या नहीं है, इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब पहले तो ये पार्टी के जो अंदरूनी मामलात है, ये ऐसा लग रहा है कि अभी भी मीडिया में इस पर बहस चल रही है, मुसलसल खबरें आ रही हैं। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस सिचुएशन? ये पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? सर देखिए पहली बात तो ये है कि ज्यादातर जो मीडिया एक चीज बता रहा है वो ये कह रहा है कि शायद ये कोई इंटरनल टूट फूट है। एक दो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है मगर वो बाज़िद है, और उस हवाले से पार्टी 9 मई के बाद जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन बाकायदा निकाल चुकी है इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे कि वो इंडिविजुअल्स इस पार्टी का हिस्सा नहीं है। एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद नाउ ऑब्वियसली एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम बैक, तो उसका एक तरीकेकार है और वो तरीकेकार यही है कि इसको खान डिसाइड करेगा। अब उसी में से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो पिछले 6-7 महीने से को एक्यूज होने के नाते खान के साथ ट्रायल में जाते हैं। 6-7 महीने की ऑलमोस्ट रेगुलर डेली मुलाकातों के बावजूद भी इमरान खान साहब ने उन इंडिविजुअल्स की वापसी के हवाले से कोई अहकामात जारी नहीं किए हैं। तो इसमें मेरा या पार्टी का तो कोई कसूर नहीं है, या उन इंडिविजुअल्स को आपको या मुझे कन्विंस करने की तो जरूरत नहीं है। अगर उन्हें किसी को कन्विंस करना है तो इमरान खान साहब को कन्विंस करना है अंदर जाके। अब उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन लोगों ने बाकायदा तौर पे जो जिम्मेदारान बाहर हैं उनको अंडरमाइन करने के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट का जो एक नैरेटिव है उसको ज्वाइन कर लिया है, और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत जो जिम्मेदारान बाहर मौजूद हैं उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही। देखें, कोई ज्यादा मेहनत करने वाला है, कोई थोड़ी मेहनत करने वाला है, किसी ने ज्यादा कुर्बानी दी, किसी ने कम कुर्बानी दी, मगर पहले दिन से लेके 9 मई से लेके आज तक जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा और खड़ा है, उसके कैरेक्टर पे, उसकी लॉयल्टी पे शक करना, ये मैं समझता हूं कि ये तो गुनाह के मुतरादिफ है। मैं ये समझता हूं कि इन लोगों ने किसी वफा का कोई इम्तिहान और पास नहीं करना है।
इन्होंने अपनी तबाहियां करवा ली जो करवानी थी, इन्होंने अपने कायद और अपने नजरिए के हवाले से इन्होंने जो कुछ इनके पास था वो कुर्बान कर दिया है। अब इनकी वफा का इम्तिहान या इनकी वफा के ऊपर शक करना वो बड़ी ही कोई मायूब सी बात है, जो कि खान साहब हमेशा हमेशा कहते हैं कि मैं अपने वर्कर के साथ खड़ा हूं, आई एम प्राइड ऑफ दैट वर्कर। सो ये एक कैंपेन बाकायदा तौर पे की है। एक छोटी सी बात भी होती है तो तकरीबन बहुत से सरकार के अलाइंड चैनल्स, बहुत से सरकार के अलाइंड एंकर्स एक ही किस्म का ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं और फिर एक नॉन इशू, एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत सोशल मीडिया पे भी तो चलने लग जाता है। तो उसके ऊपर पार्टी ने यही फैसला किया है कि इग्नोर दीज इंडिविजुअल्स। हमारे पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है, मुलाकातें बंद की हैं वकीलों की, ट्रायल्स हैं खान साहब के, अदालतों के अंदर चीजें हैं, पार्लियामेंट के अंदर चीजें हैं। तो ईद के बाद जो है वो एहतजाज है, बड़ी प्रोटेस्ट है, तो बहुत सी चीजें हैं। तो इन चीजों पे ये काबिल बहस लोग नहीं है, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो हमने फिर बाय पॉलिसी यही देखते हुए कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए, कहा यह जाता है कि जी ये लोग तो बड़े खुश हैं, शायद खान साहब को बाहर नहीं निकालना चाहते। आपने ये बात भी सुनी होगी, बड़ा एक लॉजिकल सी बात है। जी जी। पहला को बंदो, जिन लोगों ने इमरान खान साहब को 14 साल की सजा दी है, क्या वो जज पार्टी के जिम्मेदारान या पार्टी वर्कर ने वहां पे लगाए थे? वो जज किसके ताल्लुक वाले थे? जो 6 जजों ने खत लिखा कि जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्या वो 6 जज पीटीआई ने लगाए थे या पीटीआई के जिम्मेदारान ने लगवाए थे? या जो 26वीं तरमीम पास हो गई है उसके तहत ये सारे जज लग गए हैं, ये को पीटीआई ने तो भरपूर तुल के मुखालफत की है 26वीं तरमीम की, इसीलिए पीटीआई के बंदे उठाए गए, अगवा किए गए, खरीदे गए, उनको शो कॉज नोटिस इशू हुए, उनको केपी में रखा गया क्योंकि मुखालफत कर रहे थे। आपको याद होगा उसी चीज का शाखसाना था कि हम 10-12 एमएलए असेंबली में भी उठाए गए। राइट। लेकिन देखिए शेख साहब, ये जिन लोगों की तरफ आपका इशारा है उनका तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि पार्टी इस वक्त जिस तरह से चलाई जा रही है या पार्टी जो कुछ कर रही है, इस पार्टी के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो इमरान खान को रिहा करा सके। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, जो जिसकी कैपेसिटी है सर, मेरी बात, जो जिसकी कैपेसिटी है वो उतना कर रहा है, बल्कि उससे बढ़ के कर। अपनी कैपेसिटी से बढ़ के तो कोई कर भी नहीं सकता ना। जो जिसकी हैसियत होती है, जो जिसकी औकात होती है, जिसकी हिम्मत, जितनी एनर्जी जिसमें होती है, वो उतना ही कर सकता है। वर्करों को हमने 9 मई से 8 फरवरी तक रूपोशियां, मारा कुट्टा, फाइनेंस तबाह हो गए वर्कर देर साहब। 8 फरवरी उसके बाद हर मोबिलाइजेशन के अंदर वर्कर आया ना। मुझे आप ये बताएं, वर्कर आए थे तो शहीद हुए, वर्कर आए थे तो 5780 वर्कर 26 को गिरफ्तार हुआ, 4 को वर्कर आए थे तो गिरफ्तार हुए, एफआईआर हुई। मेरे पे 26 तारीख की 27 एफआईआर है मेरे पे दहशतगर्दी की, 7 वो रेंजर कत्ल केस वाली भी डाल दी है, पता नहीं उन्होंने कैसे डाल दी। लोग कुछ करते हैं तो मुसीबत में आते हैं। हमारा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में 750 बंदों का नाम है, 750 का। एक मौसूद बैठ के कह रहे थे मेरा 750 पीटीआई के बंदे का नाम है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। ठीक है सर, हर एमएलए एमपी के ऊपर पर्चे हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी है भारत भाई, जो कर सकता है वो कर रहा है। ठीक। अब आप एक काउंसलर को 10 दफा आप इस्लामाबाद में लेके जाते हैं तो उसकी एक कैपेसिटी है, उसको री एनर्जाइज करना होता है, रीमोबिलाइज करना होता है। और वो मैं वर्कर के बारे में भी, मैं अपनी वर्कर की हिम्मत को भी सलाम करता हूँ। जिन्होंने जाने तक अपनी दे दिया वो की रहना सीधा देखो सब उनकी ये तौहीन करना और जिम्मेदारान की तौहीन करना। राइट। लेकिन शेख साहब, ये जो पार्टी की तंजीम के हवाले से पूछा जाता है और ये सवाल उठाया जाता है कि क्या पार्टी उसी तरह से चलाई जा रही है जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं या जिस तरह से उनकी मंशा है? क्योंकि आप लोगों की मुलाकातें भी कम हो रही हैं सियासी क़यादत की, तो मालूम नहीं कि जो है वो हिदायत का किस तरह से जो है वो आप तक जो है वो पहुंच रही हैं। तो क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, ये बाकी तो लोग कहानियां सुनाते रहते हैं ना। हमारी सियासी मुलाकातें तो बंद है, कई महीनों से बंद है। आज भी 6, 7, 8 हमारे बंदे गए हुए थे। हर जुमेरात को और हर ट्यूसडे को ये जाते हैं, लिस्ट जाती है, ये लोग सुबह जाके खड़े हो जाते हैं, खो होके 5-6 बजे वापस आ जाते हैं। और सियासियों की मुलाकात 4-5 महीने तो नहीं कर पाते, मगर उनके वकला मिलते हैं और फिर हमारे सीनियर वकला भी मिलते हैं जिनके पास पार्टी के उहदे भी है, जिसमें गौर साहब है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब है, और सबसे बढ़ के उनकी अपनी जो हमशीरा है
अलीमा खान साहबा वो मिलती हैं, और इस अभी परसों तो 3 अमशीर गान जो है वो मिली हैं। कहने का मतलब है कि खान की तरफ से जो डायरेक्शन आनी होती है वो उनकी बहन से ज्यादा बेहतर तरीके से कौन दे सकता है, या हमारे चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल जो वकील है वो अंदर जाते कौन दे सकता है। तो जैसे खान पार्टी चलाना चाहते हैं वैसे ही चल रही है ये। बाकी सारी दुकानें हैं, ये अपने चूरन बेचने आ गए हैं। आपका क्या ख्याल है कि खान साहब ने अगर अलीमा खान साहबा को कोई पैगाम भेजा पार्टी के हवाले से तो वो नहीं पहुंचता हम तक, या बैरिस्टर गौर या सलमान अगर वजह पैगाम नहीं लेके आता? यार खान साहब ने छवियां जाके फेरे ने हर गेट के सामने छन छन कर दे, ये हमें प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। तमाशा है, जो कैपेसिटी है वर्कर की वो सब कर रहे हैं और भी करेंगे। खान की जात के लिए अपनी औकात से बढ़ के भी करेंगे। खान की दोबारा कॉल आ गई, दोबारा सारे निकलेंगे अल्लाह अल्लाह, और उससे भी बंदे अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे ना सर। और ये भी जो हैसियत की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कैपेसिटी की, मेरे से आप लिखवा लें कि पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी की ये कैपेसिटी नहीं है। किसी सियासी पार्टी के पास वर्कर नहीं है इतने, किसी सियासी पार्टी के वर्कर में इतना तड नहीं है कि वो गोलियों के सामने खड़ा हो जाए। शेलिंग 3 दिन तक मुसलसल बर्दाश्त करता रहे, 3 दिन तक खाना ना खाए, 3 दिन तक सोए ना, फिर भी तब न खलोता रहे। कौन सी पार्टी को है इस मुल्क में पार्टी जो मुकाबला कर सके इन शेरों का? और फिर यहां से बीच में चांकियां आ जाते हैं, वो इन्हीं लोगों के ऊपर जो है वो एतराज करते हैं। मतलब है कि कोई तो की नहीं बनता है ना था, जेडे मारा खा रहे ने, जेडे खलोते रहे ने, वो कहते हैं बजट वाले के बराबर हो जाए, इनकी कभी होगी। ठीक, राइट। लेकिन शेख साहब इसमें देखिए, अब ईद के बाद आपने तहरीक का भी ऐलान कर रखा है, ऑपोजिशन जमातों से तहरीक इंसाफ राब्ते भी कर रही है। तो सवाल यही है जो पूछा जा रहा है, वर्कर भी पूछता है कि इस मरतबा क्या पार्टी जो है वो क्या चीज मुख्तलिफ करेगी? तो क्या ये तहरीक जो है वो क्या पहले जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, क्या उससे मुख्तलिफ क्या करेगी पार्टी इस मरतबा के थोड़ा रास्ता खुले पार्टी के लिए? सर पता नहीं एक वर्कर केड़े बंदे नूं की पुछदा है। वर्कर मेजोरिटी वर्कर तो MNA MPA जिम्मेदारान तंजीम के लोग, ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स, मेजोरिटी वर्कर उनके साथ आता है। वो उनसे तो ऐसे सवाल नहीं पूछता जो इधर उधर पूछता है। मगर बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, वो बड़ी वाज़ेह सी बात है। खान साहब का हुक्म है कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को हम शेप अप कर रहे हैं। उस हवाले से हमने ऑलरेडी बहुत सी जमातों के साथ एक इत्तफाक किया है, और उस इत्तफाक के नतीजे में एक एलामिया आया है, और वो एलामिया ये कहता है कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। सो वी डिमांड फ्रेश इलेक्शंस। अब पूरा रमजान है, 10 दिन रमजान तक है। बहुत सी, अब हम GDA के पास जा रहे हैं इस हफ्ते कराची, और भी जमातों के साथ, जमात इस्लामी को भी हमारा वफ्द मिल के आया है, KUIF के साथ मिलकर एलामिया दे चुके हैं, खकान अब्बासी, इस तरह सारे लोग शामिल हैं। तो चीजें इत्तेफाक से इत्तेहाद में बदलने की काविशें बड़ी जोर शोर से जारी हैं। और हमें उम्मीद है कि वो ईद से पहले हो जाएगा, और अगर ये हो जाता है तो फिर इंशाअल्लाह ताला वो जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है वो भी शामिल होगा। अगर ये इत्तेहाद जो है वो अपनी शेप जो है वो ले लेता है तो वो भी शामिल होगा, और उसमें एक ग्रैंड चीज सामने आएगी। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पार्टी के मामलात के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में ही पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी। कराची में खेले गए मैच में पाकिस्तान की टीम 321 रन के ताक़ुब में 260 रन बनाकर आउट हो गई। इस मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुस्तरीन बैटिंग का नापसंदीदा रिकॉर्ड भी बना डाला। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में पहले 10 ओवर्स पर मुश्तमिल पावर प्ले में सिर्फ 22 रन बनाए, जबकि 2 विकेटें भी गंवा दी। यह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड पर वनडे मैच की पहली पावर प्ले में कम तरीन स्कोर था। बॉलिंग का हमारी क्रिकेट टीम में जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत इसको करार दिया जाता है। ताहम इस मैच में पाकिस्तानी बाउलर्स ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मरतबा फिर आखिरी ओवर्स में रन के अंबार लगा दिए। 40 से 50वें ओवर के दरमियान कीवी बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ जो है वो महज 1 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। अब ये जो कारकर्दगी है इसने शायकीन को भी मायूस किया है। फिर हमारे प्लेयर भी इंजर हो गए हैं। जो फखर जमान है उनको रूल आउट कर दिया गया है, उनकी जगह इमामुल हक को
कॉल कर लिया गया है। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज है पाकिस्तान के लिए कैसा रहा है, इस पर बात करने के लिए मिर्जा इकबाल बेग साहब क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे इस मैच के हवाले से बात करते हैं। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल भाई, बड़ी धूमधाम थी, होम ग्राउंड था, ये कल क्या हुआ है टीम को आपके ख्याल में? ये बहुत बहुत शुक्रिया रहमान आपका। लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप पोस्ट देख रहे होंगे कि बिल्डिंग तो बना दी हमने लेकिन टीम बना ना सके और हमारी टीम हार गई न्यूजीलैंड से। मुसलसल 3 मैचेस हारी है हमारी टीम। आप देखेंगे 2 तो ट्राई सीरीज के, एक 78 रन से, 5 विकेटों से और कल 8 रन से। तो टीम डिमोरलाइज तो है, लेकिन अब चूंकि ये दुबई पहुंच चुकी है हमारी टीम आज, और उसका मैच इतवार को है भारत से। भारत खेल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। तो लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम, क्योंकि ये जख्मी शेर की मानिंद होते हैं, जब ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है रहमान, कभी तो ये बिल्कुल ही लेट जाती है, बिल्कुल परफॉर्मेंस बेकार होती है, और कभी जीत जाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की, जी मैं वहां था, और बर्मिंघम में हम पहला मैच भारत से हार गए थे। फिर उसके बाद जो हमने टेक ऑफ किया, हमने श्रीलंका को भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया और फाइनल भी जीते। तो इस टीम से कभी खुशी कभी गम की दोनों तवक्को आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि 2 मैचेस हम पहले खेल चुके थे, फिर होम ग्राउंड का भी एडवांटेज था। तो आपको क्या कोई हिकमत अमली या जिस तरह से इस मैच को स्ट्रेटेजाइज किया गया उसमें मसला नजर आता है? देखिए, प्लानिंग सही नहीं थी। पाकिस्तान ने जिस अंदाज से एक तो 15 रुकनी टीम का ऐलान किया, एक स्पिनर, एक ओपनर, बैलेंस टीम नहीं थी, मुतवाज़िन टीम नहीं थी। और फिर उसमें सोने पे सुहागा, फखर जमान फील्डिंग करते हुए अनफिट हो गए। फिर आपके पास एक ही ओपनर था जो अपना बाबर आजम, फखर फिट हो गया, सऊद शकील जिसने कभी इनिंग्स ओपन नहीं की उसे भेज दिया। तो स्ट्रैटेजी कहीं नजर नहीं आई, ऐसा लगा। हम फिर खासतौर पर आखिरी ओवर में रहमान, जो हमारे फास्ट बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, आखिरी ओवर में जिस तरह से पिटाई हो रही थी नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की, वो भी पाकिस्तान, और हारिस रऊफ ने कल 83 रन दे लिए। वो मुकम्मल तौर से फिट नजर नहीं आ रहे। दुआ करें कि भारत के खिलाफ फिट होकर वो खेल लें। अच्छा, और ये फखर जमान की जो इंजरी है, इस पर भी बहुत बात हो रही है। इसमें आपको क्या नजर आता है, और क्या दुरुस्त तरीके से उनको इस मैच में खिलाया गया? देखिए, जब वो फील्डिंग करते हुए जख्मी हो गए थे तो किसने उनको कहा था कि आप जाके चौथे नंबर उनको भेज दो, क्योंकि वो सिंगल डबल रन तो ले ही नहीं रहे थे, वो तो मारना शुरू हो गए थे। तो उससे और उनकी जो इंजरी थी और एग्जैगरेट हुई, जिसकी वजह से अब वो मुकम्मल तौर से टूर्नामेंट से आउट हो गए। इमामुल हक जिन्होंने आज सेंचुरी स्कोर की है फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में, वो पहली दस्तयाब फ्लाइट से रवाना होंगे, क्योंकि टीम तो चली गई आज दोपहर को। तो फखर जमान की इंजरी, क्योंकि एक ही प्लेयर था जो खुल के खेलता था। बाबर आजम जिस अंदाज से खेल रहे, कल हमने रहमान 146 डॉट बॉल्स खेली, और बाबर आजम ने जो 60 ऑड रन स्कोर किए, उनमें 52 डॉट बॉल्स थी। तो अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, आप डॉट बॉल्स खेलेंगे, तो फिर आप कैसे किसी हदफ का ताक़ुब कर सकते हैं? और इकबाल भाई, ये कहा जाता है कि जो दुबई की पिचेस हैं और यहाँ जो पाकिस्तान में पिचेस बनती हैं, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इंडिया के साथ जो हमारा मैच है, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान टीम के पास अब वो होम ग्राउंड वाला एडवांटेज तो नहीं है, लेकिन पिचेस के हवाले से और जो अभी हमारी पहली शिकस्त हुई है, क्या आपके ख्याल में प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ रहमान, तो उसके बाद हमने 6 बरस तक मुत्तहदा अरब अमारात में क्रिकेट खेली 2015 तक। फिर उसके बाद टीमों ने आना शुरू कर दिया मैच, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की विकेटों से वो ज्यादा मुख्तलिफ विकेट नहीं थी। तो लेकिन उन्होंने 3 स्पिनर भारत ने शामिल किए। हमारे पास एक अकलौता है अबरार अहमद। तो हम स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे? हम अपने फास्ट बॉलर्स पर अगर रिलाई करते हैं, शुरू में तो अच्छी बॉलिंग करते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स, लेकिन जब आखिरी 10 ओवर आते हैं तो पिटाई शुरू हो जाती है। कल 10 ओवर में 113 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, और आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 64 रन बनाए। तो आप अंदाजा लगाएं, जिस टीम के आखिरी ओवर में रन लीक होना शुरू हो जाए,
तो वो कैसे कामयाबी हासिल करेगी? दुआ करें। अब दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है पाकिस्तानी टीम के लिए। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। मिर्जा बेग हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में जो सफ़र शुरू किया है और फिर आगे जो एक बड़ा मैच है पाकिस्तान का और भारत का दुबई में खेला जाना है। देखते हैं टीम उसमें जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर कुर्रम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इस दौरान 18 दहशतगर्दों और 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया है। ये ऑपरेशन लोअर कुर्रम के इलाके बग्गन, मंदुरई और ओछत और दीगर इलाकों में किए जा रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर कोहाट का यह कहना है कि फोर्सेस की जानिब से हंगू और कोहाट में भी छापामार कार्रवाइयां की गई हैं। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज कमांडेंट कुर्रम मलेशिया के कॉन्वॉय को निशाना बनाया था। दहशतगर्दों की फायरिंग से कुछ सिक्योरिटी एहलकार शहीद और जख्मी भी हुए थे। इस वाक़े के बाद फायरिंग करने वाले 14 दहशतगर्दों के सरों की मजमूई तौर पर 13 करोड़ रुपए कीमत भी मुकर्रर की गई है। सबसे ज्यादा दहशतगर्द कासिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दहशतगर्द अमजदुल्ला के सर की कीमत 2 करोड़, मुकरम खान के सर की कीमत 1.5 करोड़ और दरवेश वजीर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। आरपीओ का यह कहना है कि सूबाई हुकूमत ने जिन दहशतगर्दों के सर की कीमत मुकर्रर की है उनकी गिरफ्तारी के लिए कुर्रम, हंगू और कोहाट में छापे मारे जा रहे हैं और घर घर तलाशी ली जा रही है। गुज़िश्ता रोज काफिले पर फायरिंग के वाक़े की FIR भी आज दर्ज कर ली गई, जिसमें 57 से ज्यादा मुल्जिमान को नामजद किया गया है। कुर्रम में इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये हमले अभी तक क्यों हुकूमत के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं, इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर खान साहब, ये पहला मौका नहीं है, काफिलों पर इसी तरह से बड़े तवातुर के साथ जो है वो उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या मामला क्या है और क्यों हुकूमत को इन काफिलों की सिक्योरिटी का चैलेंज बार बार जो है वो पेश आ रहा है? मेरी नज़र में जब कोहाट का मुआहिदा उस पर दस्तखत हुए थे, जो कि बड़े मुश्किल से वो मुआहिदा हुआ था 1 जनवरी को, तो उस वक्त भी ये मतलब है कि ये सोच थी कि कुछ लोग उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे जो उस मुआहिदे पे खुश नहीं थे। ये जो फायरिंग का आपने सवाल किया है, बिल्कुल ये वही लोग हैं और वो नहीं चाहेंगे कि ये मुआहिदा हो, क्योंकि कुछ लोगों के मफादात होते हैं। लेकिन मेरी नज़र में, और देखो ना, अभी तक तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं कि जो मेन शाहराह है, सड़क है पाड़ा चिनार से टल या आगे पेशावर, वो बंद है। तो और उसको अभी तक वो नहीं, सड़क नहीं खुल सकी है। और दूसरी बात यह है कि काफिले जो जाते हैं सामान वाले, जाहिर बात है कि सामान के काफिले अगर 100 ट्रक भी हो तो उससे तो 5 लाख की आबादी, जो कुर्रम की तकरीबन 5 लाख की आबादी है पाड़ा चिनार की, तो उसको वो मसाइल तो रहेंगे। तो लिहाजा चैलेंजेस सबसे पहला बड़ा जो है इम्प्लीमेंट करना मुआहिदे को, दूसरा कि किस तरीके से ये लोग जो कि उसी मुआहिदे को ख़राब करते हैं, फायरिंग करते हैं, काफिलों पे करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पुलिस पे करते हैं, उसको कैसे निपटा जाए। और एक लोग सवाल भी करेंगे कि इतने छोटे से इलाके में अब तक ना तो सड़क खुल सकी है, ना उन लोगों का खात्मा किया जा सके। मैंने आज सुना है कि तकरीबन 194 तक इस वक्त तक बंकर्स जब से मुआहिदा हुआ है वो तबाह किए गए हैं। ये भी एक सवाल या निशान है कि 194 जो अभी तक तबाह किए कैसे लोगों ने बनाए थे और उस वक्त शायद तवज्जो नहीं दी गई थी। तो एक चैलेंज तो है, लेकिन अब देखना है कि इस चैलेंज को कैसे काउंटर किया जाता है। और चैलेंज अगर इस तरह ये मौजूद चैलेंज रहेगी तो लिहाजा लोग फिर सवाल करेंगे मुल्क के दूसरे शहरों में कि ये कैसी रियासत है, ये कैसी इंतजामिया है, ये कैसी हुकूमत है। दोनों सूबाई हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मरकजी हुकूमत का भी इसमें कुछ रोल इसलिए बनता है कि जब अमन का मामला हो, जब मामला महदूद नहीं रहता, पूरे मुल्क में जाएगा, तो सबके लिए चैलेंज है। लेकिन अब देखते हैं कि चैलेंज के काबू कब। ताहिर साहब, इसमें देखिए, इस मामले पर बेशुमार जरगे हुए और मुसलसल होते रहे, मुख्तलिफ शहरों में हुए और इन जरगों में भी खासा इत्तफाक हो गया था
के जो है वो इन मामलात को देखा जाएगा, अमन व अमान कायम रखा जाएगा, लेकिन क्या वजह है कि वो जरगे भी उस तरह से इन हमलों को या इस सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करने में लगता है कि वो भी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं है? जरगे में जो लोग थे कोहाट में, और आपको याद होगा कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में उसी जरगे के अरकान जमा हुए थे। मैं भी खुद उधर गया हुआ था, हमने भी सुना वहां तकारीर को। और उसी जरगे के बाद पेशावर में हुआ। और ये भी बड़ी एक अहम बात है, दिलचस्प बात भी है कि यहाँ जरगा हुआ था एक शिया रहनुमा के घर पे, और उसी में फैसला हुआ था कि दूसरा सुन्नी के घर होगा। इन्हीं जरगों वालों का यही मैसेज था कि इसमें सेक्टेरियन इतना वो नहीं है जिसको बनाया जाता है। जरगों ने तो अपना रोल अदा कर लिया है, ये कर रहा है, लेकिन जो फैसले होते हैं, जरगा तो एक रिकमेंडेशन होती है, और जरगा उस तरह निज़ाम नहीं रहा माजी की तरह कि जरगा का फैसला करता था। और यहाँ का जरगा थोड़ा सा मुख्तलिफ है दीगर कबायली इलाकों से, क्योंकि यहाँ पे मसला बदकिस्मती से बन जाता है सेक्टेरियन, फिरका वाराना, तो फिर वो जरगे का रोल भी उस तरह मौसर नहीं रहता। बुनियादी जिम्मेदारी जरगे के तो फैसले हो गए, और ये जो इस्लामाबाद और पेशावर के जरगे हुए तो उसमें हुकूमत नहीं थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में अब बंकर कौन तबाह करेगा? जब दोनों फरीकों के बंकर हो, वो तो हुकूमत तबाह करेगी, रियासत तबाह करेगी, सिक्योरिटी फोर्स तबाह करेगी। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो मामला है वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो मरकजी और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर अभी तक मुकम्मल तौर पे, क्योंकि अभी आपको याद होगा ना कि अहम जो इशू है असलहा जमा करने का, उस पर अभी तक अमल भी नहीं हुआ, हालांकि उसका जो टाइम था वो मेरे ख्याल में मुकम्मल हो गया कि जब प्रोसेस शुरू होगा। तो कुछ चीजें हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और मेरे ख्याल में उनकी जिम्मेदारी रियासत की है, मरकजी हुकूमत की है, और सबसे ज्यादा फिर सूबाई हुकूमत की है, और कुछ मकामी की है। ठीक है, राइट। अब क्योंकि ये रोड जो है वो पहले बंद थी, फिर इस पर महदूद आमदोरफ्त शुरू हुई, इस वक्त इलाके और जो करम के मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं वहां पर क्या सिचुएशन है? क्योंकि पहले ये इलाके मुकम्मल तौर पर जो है वो कट ऑफ हो गए थे, लेकिन अभी एक बहुत ही महदूद आमदोरफ्त है। ऐसा लगता है कि इन इलाकों तक जो एक्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो इतलात क्या है इन इलाकों में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से पहले लोगों को तकलीफ थी, अब उनकी जो है वो दस्तयाबी के हवाले से क्या पोजीशन है? जो मेरी आज ताज़ा मालूमात कैप प्रोग्राम से पहले जो मैंने वहां से ली है, तो पाड़ा चिनार की सूरत हाल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और दीगर इलाकों में भी जो बगन है वहां भी, क्योंकि बगन बाजार जब जलाया गया था तो वो तो उस तरह बहाल तो अभी नहीं हुआ, जिस बाजार तो फिर महीनों में तो नहीं बनते ना पूरे के पूरे, तो वहां भी मसले हैं। और जो रास्ते बंद हैं उससे बड़ा मसला हुआ है। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि अगर आप वहां स्टोर ट्रक भी रोजाना भेजें, लेकिन जब आबादी लाखों वाली होगी वो 5 या 10 ट्रकों से मसले हल नहीं होते, जब तक कम मुसलसल और बगैर किसी रुकावट के। और आपने काफिले के लिए चैलेंजेस की बात की है, बिल्कुल है, यही तो मसला है कि अब भी इस वक्त भी जो सामान के काफिले हैं वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जब तक वो उनके साथ ना हो तो न तो उनको इजाजत है न वो जा सकते हैं, और वो भी जब जाते हैं वो भी बड़े एक मुश्किल हालत से गुजरते हैं। इसलिए तो हमले हुए हैं अभी कुछ 10 दिन पहले काफिले पे, सामान के काफिले पे ड्राइवरों को अगवा किया गया, ये दूसरा तीसरा हमला था काफिलों पे, सामान के काफिलों पे। लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी में कुछ खामियां है कि इन चीजों को कैसे स्मूथ किया जाए। सड़क खोलना तो सबसे बड़ा मुतालबा है लोगों का, और अभी तक अगर वो नहीं ओपन हो रही है तो मतलब है कि ये तो फिर सवाल निशान तो सलाहियत पे होगी ना, कैपेबिलिटी पे होगी, इंतजामिया की भी और दीगर लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं। तो मसाइल वहां है, न सिर्फ पाड़ा चिनार में, बगल में भी है और दीगर इलाकों में भी है। तो लिहाजा अब सवाल देखो ना, मुसलसल कुरम पे प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत को और इदारों को लोगों की बात नहीं पहुंचती। रोजाना जरगा अगर पेशावर इस्लामाबाद में हुआ तो सब लोगों ने देखा कि उसमें क्या फैसला हुआ था, फिर पेशावर में हुआ। तो लिहाजा चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस कब तक रहेंगे? अगर ये इस तरह मसले हल नहीं होते एक ही जिले के, तो फिर तो लोगों को मायूसी इसलिए होगी कि अगर ये सूरत हाल कल किसी और जगह हो तो फिर क्या होगा। राइट, बहुत शुक्रिया। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का मामला अब एक कानूनी जंग बन गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी है। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन के जरिए 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त आर्टिकल 184 की शक 3 के तहत दायर की गई है। इस दरखास्त में यह इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर नोटिफिकेशन, सीनियरिटी लिस्ट और इस पर जो दिया गया फैसला है वो आर्टिकल 200 की शिक 1 के खिलाफ है। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। दायर दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं बल्कि कुछ और वजूहात के सबब किया गया है। ये जो अब बाकायदा एक कानूनी जंग जो है वो शुरू हो गई है जजेस सीनियरिटी के मामले पर। इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। इस पर बात करने के लिए जहां अब्बासी हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्ट साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जहाज़ेब। एक तो सबसे पहले ये जरा वजाहत कीजिएगा, अब ये जिस तरह से आर्टिकल इसके खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आई है तो क्या ये मामला अब आईनी बेंच के ही सामने जाने वाला है? बिल्कुल ऐसे ही है। 26वीं आईनी तरमीम में ये बात वाज़े कर दी गई थी कि आर्टिकल 184(3) के तहत कोई दरखास्त अगर सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त आएगी तो वो दरखास्त आईनी बेंच सुनेगा। और अब पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने जायजा लेना है कि क्या इस दरखास्त को नंबर अलॉट करना है या इसके ऊपर एतराज लगाना है। एतराज के मामले के ऊपर एक लीगल व्यू ये भी आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं क्या उनको फरीक बनाया जा सकता है या नहीं। बहरहाल ये एक इंतजामी मामला है और अगर रजिस्ट्रार ऑफिस इस दरखास्त को नंबर लगा देता है तो फिर ये मामला जाएगा जजेस आईनी कमेटी में। ऑलरेडी बहुत सारी दरखास्तें आर्टिकल 184(3) की या ऐसे केसेस जिसमें आइन या कानून की तशरीह का मामला पेंडिंग है, तो उन दरखास्तों के बाद मुमकिन तौर के ऊपर इस दरखास्त की बारी आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ और पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी में ये बात तय कर दी गई थी कि केस जो है वो जिस तरतीब से आएंगे उसी तरतीब से ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसमें जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर वाले मामले पर एक बहस है, क्या ये बहुत ही गैर मामूली है जो ट्रांसफर वाला मामला है, खास तौर पर जो है वो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इस पर रूल इस कदर ही गैर मुबहिम है कि इस पर जो है वो आईनी बेंच ही कोई वजाहत करे? देखें, जहां तक एक जज का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर का मामला है तो इस मामले में तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 200 के सब क्लॉज 1 है जिसके तहत प्रेसिडेंट को ये एम्पावर है कि वो एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में उसकी कंसेंट, जिस हाई कोर्ट से आ रहे हैं उसके चीफ जस्टिस की कंसेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत की कंसेंट के साथ ये प्रोसेस अडॉप्ट किया जा सकता है। कंट्रोवर्सी ये है कि एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर होता है तो क्या सीनियरिटी उसके साथ ट्रेवल होगी या वो जज जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आएगा उस हाई कोर्ट में नया हल्फ लेगा और फिर उसके बाद उसकी सीनियरिटी वहां से शुरू होगी। ये वो सवाल है जो बहुत सारे कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि ये अपनी नौइयत का पहला सवाल है। इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये सवाल जो है इसको सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तय कर सकता है। जहां पे इस दरखास्त में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस को जुडिशियल वर्क से रोका जाए। ये इस्तदा अब देखना यह है कि इसको आईनी बेंच किस तरह देखता है, क्योंकि हमने जुडिशियल हिस्ट्री में ये देखा है कि जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए, उस पर प्रोसीडिंग चल रही थी, उस वक्त भी उन जजेस को जुडिशियल वर्क से नहीं रोका गया। अच्छा, तो ये इसमें मुझे एक चीज की वजाहत कीजिएगा। है ये मामला 5 जजेस की सीनियरिटी से रिलेटेड और एक इंतजामी मामला बाज़ाहिर मालूम होता है, लेकिन ये क्योंकि 184(3) की दरख्वास्त है और मफाद आमा की दरख्वास्त है, तो इस हवाले से ये जो 49 सफ़ात की एप्लीकेशन है ये क्या बताती है कि क्यों मफाद आमा का मसला इससे जो है वो समझा जाना चाहिए? इस पे बैकग्राउंड पूरा एक तरह से दर्ज किया गया है इस पिटीशन में, बिलखसूस जो हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ज़माने अमरीत में जो कुछ होता रहा उसको बुनियाद बनाया गया है। और फिर उसके बाद ये कहा गया है कि ये फोरम हमारे पास, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं,
उनको रिप्रेजेंटेशन भेजी गई, उन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन को खारिज करके सीनियरिटी लिस्ट को बरकरार रखा। जस्टिस सरफराज डोगर ही सीनियर यूनिट जज है, तो उसके खिलाफ अब अपील बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। क्योंकि उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं अपील हो सकती, क्योंकि वो खुद जज वहां पे बैठे हुए हैं, तो एज अ पटिशनर वो अपने ही कोर्ट में नहीं आ सकते। माजी में मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारे जजेस जो हैं वो एज अ पटिशनर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। मरहूम जस्टिस वकार सेठ सीनियरिटी वाले इशू पे पेशावर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था, उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर की। ये अलग बात कि वो हेयरिंग के लिए फिक्स नहीं हुई। काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया आर्टिकल 184(3) के तहत, उन्होंने रेफरेंस को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि रिव्यू में एक सिटिंग जज ने एक वकील के तौर के ऊपर भी आर्ग्यू किया। तो बहुत गैर मामूली नहीं होगा कि जजेस का जो इंतजामी इशू है वो 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लैंड करता है। लेकिन ये तय बहरहाल अब आईनी बेंच ने करना है कि क्या ये दरखास्त 184(3) में काबिल समात है या नहीं है। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। जहां से बबास्ती हाथ मौजूद थे और ये जो 5 जजेस की दरखास्त है इस हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतने, मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।